Good afternoon, students of ninth class. Uh, I am starting chapter 2 again because from so many days the classes were not able to held due to coronavirus. So I am starting this chapter right from the starting. Okay, force and motion, chapter number 2. Okay, so just listen to the lecture and I'll be sending the notes in Google Classroom. I think you all have entered the Google Classroom app. So now and installed it. So now I'm going to start it. First of all, we'll take about the rest and motion. हम कैसे कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है? If the body does not change its position with time with respect to a reference body, the body is said to be at rest. Means अगर हम किसी रेफरेंस में लाइक एक खंबा खड़ा हुआ है और दूसरी बॉडी है जैसे हम ही हैं सपोज या कोई और ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट जो है उस खंबे के हिसाब से अगर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे है, क्योंकि खंबा आगे नहीं गया पीछे नहीं गया। ठीक है, तो हम उस रेफरेंस बॉडी को हो गया क्या हो गई, वो खंबा हो गया। ठीक है, और बॉडी दूसरी बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की उस खंबे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट पे। ठीक है, और इसी तरह से हम कोई बॉडी को कहेंगे कि ये मोशन में है, तो मान के चलिए वो खंबे के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी चल रही है यानी खंबा आगे जा रहा है या पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब वो बॉडी मोशन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है, और इसी जब हमने रेफरेंस की बात की है तो हम रेफरेंस फ्रेम की भी बात करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। दस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस बॉडी और ऑब्जर्वर, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स फिक्स ऑन द ऑब्जर्वर ऑफ द रेफरेंस बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड एंड इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर हम किसी किसी ऑब्जर्वर की बात करते हैं, लाइक हम ऑब्जर्वर हैं, एक बॉडी है और एक खंबा है। ठीक है, हम तीनों मिला के एक रेफरेंस फ्रेम बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मान के चलिए कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बॉडी अगर मूव कर रही है, वो अगर बॉडी मूव कर रही है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे ये बॉडी मोशन में है, और खंबे के रिस्पेक्ट में। और अगर वो खंबे के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की। बेसिकली मोशन ऑफ द बॉडी थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाइड होती हैं। एक तो होता है नंबर वन इज ट्रांसलेशनल मोशन। व्हाट इज दैट? ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन और तीसरा है मिक्स्ड ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यानी कि एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन और तीसरा हो गया मिक्सचर ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन रिलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तीनों का दोनों का मिक्सचर हो गया। तो अब हम इसमें बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, if the different particles constituting a body travel in a definite direction so that the line joining any 2 points of it remains parallel to itself, then the motion of the body is called translational. बाइक मान के चलिए कि दो बॉडी साथ साथ चल रही हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, तो उस बॉडी पे मान के चलिए ये दो पॉइंट्स हैं, मेरी पेंसिल के बीच में देखिएगा, ये दो पॉइंट्स हैं, अभी पेंसिल नहीं है इसके अंदर, ये मान के चलिए पेंसिल नहीं है, और ये दोनों पॉइंट्स अगर आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पैरेलल चल रहे हैं, तो ये हमारा जो है ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है। राइट, अब हम आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? अब ये ट्रांसलेशन मोशन को हम फिर दोबारा से डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया? व्हेन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द फ्रीली फ्लोटिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो इसका मतलब वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। मान के चलिए कि कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल में जो है एकदम से नीचे गिर रही है, तो ये क्या हो गया? ये रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। और कर्वीलिनियर मोशन क्या हो गया? द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस अलोंग कर्व, कर्व पाथ। अगर कर्व के पाथ में, अगर थोड़ा से कर्व के पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है, तो ये जो हो गया, ये हो गया कर्वीलिनियर मोशन। एग्जाम्पल है सीट ऑफ वर्टिकल मैरी गो राउंड। जैसे अगर आप मैरी गो राउंड के ऊपर बैठे होंगे जब बच्चे रहे होंगे, और वैसे भी अब भी शायद कभी मैरी गो राउंड में बैठने का मन करता होगा, तो उसमें जो है आपकी जो मैरी गो राउंड की जो सीट है वो कर्वीलिनियर मोशन में घूमती है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है वो आप समझ ही सकते हैं। अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड अगर बॉडी कोई घूमती है
about a fixed axis, so the orientation of the body takes place. This kind of motion is called rotational motion. मान के चलिए अब ये पंखा है, ये ऐसे कोई बॉडी घूम रही है, वो एक तरह से ऐसे ऐसे घूम रही है, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, क्योंकि एक्सिस ये है, इस एक्सिस के एक्सिस घूम रही है, तो वो बॉडी उसके साथ जो चिपकी हुई है वो भी घूम रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फिर वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है, लाइक वो एक जगह पे फिक्स्ड रहता है और वाइब्रेट करता है। मान के चलिए गिटार की स्ट्रिंग, हम उसको जो है थोड़ा सा टच करके खींच के और छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो आगे पीछे घूमता रहता है, वो हमेशा आगे पीछे घूमता रहता है। तो इसका मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन हो गया, उसी वाइब्रेशन की वजह से उसके अंदर आवाज उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। और कभी कभी जो क्या होता है कि समटाइम्स द मोशन ऑफ द बॉडी मे बी कॉम्प्लेक्स हैविंग अ मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोशन ऑफ द बॉडी जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ द स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, अब हम क्रिकेट बॉल, अगर स्पिनर जो है क्रिकेट बॉल को फेंकता है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन में फेंकता है आगे की तरफ, ठीक है, वो आगे की तरफ फेंकता है बैट्समैन की तरफ, वो तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। और साथ में वो बॉल को घुमा के फेंकता है, बॉल गोल 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 घूमती हुई जाती है बैट्समैन की तरफ, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मोशन भी हो गया। तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो गया, रोटेशनल मोशन भी हो गया, इसीलिए जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मोशन कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है थोड़ा सा मोशन ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड द सन, अब जो डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड जो मोशन करते हैं वो भी हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन है, क्योंकि उसमें वो जो है रोटेट भी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में और अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स मोशन हो गया। अब हम आते हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और अबाउट द फिक्स एक्सिस। अभी किसी एक्सिस के ऊपर जो है अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो फिक्स एक्सिस पे घूम रही है, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे कि पंखा, पंखा एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, या कोई लट्टू चलाता है वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, वो रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम जो है रोटेशनल मोशंस को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ अडॉप्टिंग अ सर्कुलर मोशन आर नॉट सफिशिएंट बिकॉज इट इन रोटेशनल मोशन चेंज ऑफ ओरिएंटेशन एंड नॉट पोजीशन ऑफ अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज टू बी कंसिडर्ड। कभी कभी क्या होता है कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो है कि मोशन जो चेंज होता है, जो ओरिएंटेशन उसकी है ना, एंड नॉट द पोजीशन, ओरिएंटेशन तो उसकी चेंज होती है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। अब फॉर अ प्योर रोटेशन of this extant body, each and every particle goes circular motion and the center of such motion of these particles lie on the same straight line और द एक्सिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि मान के चलिए कि इसमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं इसी पेंसिल के ऊपर, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है, इसी एक्सिस पे वो ये साथ साथ घूमते जा रहे हैं, तो ये प्योर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। बट एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर एन एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी मे पास थ्रू द बॉडी और इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी। अब मान के चलिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी कभी रिजिड बॉडी का एक्सटेंड होता है और उसका उसी से संबंधित मान के चलिए कोई और ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है, वो इस एक्सिस पे नहीं है, वो इस एक्सिस पे नहीं है, लेकिन इसके घूमने की वजह से वो दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो वो जो है बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, तो उसको हम जो है उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हेन द बॉडी रोटेट्स अराउंड द डिस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन देन अनदर मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। मान के चलिए कि ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और इसके साथ कनेक्टेड कोई और ऑब्जेक्ट वो जो है दूसरी जगह घूम रहा है, अगर ये घूमेगा तो वो भी घूमेगा, और नहीं ये नहीं घूमेगा तो वो भी नहीं घूमेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ऑर्बिटेशनल मोशन हो गया, ठीक है, इसको हम ऑर्बिटेशनल मोशन कहेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पिन के, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या है, व्हेन एन एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हेन द देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्पिन मोशन। तो जब हम जो है कोई भी रिजिड बॉडी जो है रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, और अपनी सिमेट्री को मेंटेन करते हुए स्पिन करती है, तो हम उसको स्पिन मोशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हमारा प्रिसेशनल मोशन। प्रिसेशनल मोशन क्या होता है, द स्पिन एक्सिस ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी वॉबल्स अराउंड अदर फिक्स एक्सिस टू डिस्क्राइब अ कोन। अब वो जो है घूम तो रही है अपनी एक्सिस पे लेकिन उसके एक्सिस के आसपास वॉबल करती है, वॉबल करती है जैसे कोन होता है, ठीक है,
वो अपने एक्सिस के आसपास वॉबल करता हुआ घूमता है। तो ये जो है इसको हम प्रिसेशनल मोशन कहेंगे। ठीक, अब जो है ऊपर के डिस्कशंस को देखते हुए हम जो है इसमें क्या निकालेंगे, हमको फॉलोइंग डिफरेंसेस पता चलता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। इन ट्रांसलेशनल बॉडी द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बट इन द प्योर रोटेशन अ बॉडी डिस्क्राइब्स सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन। उसमें ट्रांसलेशनल मोशन में जो है स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल करती है, जबकि रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन में उसी प्लेन पे घूमती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इन प्योर ट्रांसलेशनल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स फिक्स्ड। प्योर ट्रांसलेशनल में द डायरेक्ट जो मोशन डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। जैसे अगर क्रिकेटर ने बॉल फेंकी है बैट्समैन की तरफ, तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फेंकी है, इसलिए हम उसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। वेयर एज इन प्योर रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन फिक्स, और रोटेशन में प्योर रोटेशन के अंदर उसकी एक्सिस फिक्स रहती है। जैसे मान के चलिए कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, या लट्टू अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसकी एक्सिस फिक्स है। अच्छा, इन प्योर ट्रांसलेशनल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रिजिड बॉडी अकर्स इन द सेम डायरेक्शन। अभी कोई अगर हमने बॉल दी है, बॉल फेंक के मारी है, हमने फेंकी है बैट्समैन की तरफ, बॉलर ने, तो उस बॉल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें हम, कितने भी पॉइंट्स ले लें, वो सारे सारे पॉइंट्स जो है एक ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। वो सारे सारे वो पूरी बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स उसके, और वो सारे सारे पॉइंट्स जो है बैट्समैन की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्योर ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक गया। ठीक है, तो हम उसका डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करेंगे, ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम सीधे ए से लेकर डी का डिस्टेंस कवर चेक करेंगे। तो हम जो है ए से लेकर सी डी तक का डिस्टेंस जो है कितना है, वो कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस से ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन या तो बराबर होगा या उसके उससे कम होगा। कभी कभी ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। मान के चलिए एक रेक्टेंगल में हम या स्क्वायर के अंदर हम चलते हैं, पॉइंट ए से चले पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से सी पे, पॉइंट सी से डी पे, और डी से फिर दोबारा से ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है वहाँ पे। लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम उसकी सारी सारी लेंथ्स को प्लस कर लेंगे, वो उसका डिस्टेंस हो गया, यानी पैरामीटर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि डायरेक्शन सेम रहता है, मतलब इसमें जो है सेम डायरेक्शन इन द, अभी इसके हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो प्योर रोटेशनल मोशन द ओरिएंटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी चेंजेस बट द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन अनअल्टर्ड। अभी रोटेशनल बॉडी के अंदर क्या होगा कि जैसे हम ट्रांजिशनल बॉडी में तो पूरा पूरा पॉइंट्स वो गया, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए, सारे पॉइंट्स ने उतना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन रोटेशनल बॉडी में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो आता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक ही एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनऑल्टर्ड। डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है, व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अबाउट अ पॉइंट एज सेंटर, एक सेंटर में सेंटर है, और उसमें जो है बॉडी मूव कर रही है उसके एक सर्कुलर पाथ के अंदर, पूरे सर्कुलर पाथ के अंदर जो है बॉडी मूव कर रही है, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कल बनाते हुए बॉडी मूव कर रही है और एक सेंटर से अटैच्ड है, एक सेंटर से अटैच्ड है। जैसे कि अर्थ जो है सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अटैच्ड है, और वो एक ही एक्सिस पे घूमती है, मतलब एक ही अपने ऑर्बिट में घूमती है, तो एक वो सर्कुलर मोशन बनाती है। ठीक है, और but the rotation is the characteristic motion of a rigid body in which each constituent particle on it undergoes such circular motion, in which the center of all of the circles lies on a single straight perpendicular to the plane of each circular path। और रोटेशनल मोशन क्या हो गया, जैसे कि सर्कुलर मोशन तो ये हो गया जैसे अर्थ जो है सन के आसपास सर्कल काट रही है, और रोटेशनल मोशन उसका क्या हो गया, जैसे अपनी उसकी एक्सिस पे घूम रहा है। ये सब इसकी
इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है बस, सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, द सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ अ पॉइंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, बट रोटेशन इज द चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विदाउट सफरिंग चेंज इन द पोजिशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक पॉइंट से सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विदाउट सफरिंग द चेंज इन पोजीशन। अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, लेकिन इसके ओरिएंटेशन से दूसरा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो जो है एक ये भी एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, इसका एक डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी स्पीड होगी। मान के चलिए कि एक बस जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हम अधिकतर हम गाड़ियों की स्पीड इसी तरह से बोलते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी हम स्पीड बताते हैं। तो स्पीड क्या हुआ, यानी कि उसने एक घंटे में कितना कवर डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर का। तो उसकी स्पीड कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब स्पीड को इसमें हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और टाइम टेकन को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और इसका जो है सीजीएस यूनिट हमारा स्पीड का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इफ द अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी में बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे मान के चलिए बस अगर ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो लगातार कॉन्टीन्यूसली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चलती है। कहीं पे जो है कोई जानवर आ जाता है तब उसको ब्रेक लगानी पड़ती है, कोई आगे गाड़ी आ जाती है तब उसको थोड़ा स्लो करना पड़ता है स्पीड को। ठीक है, ओवरटेक करने के लिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाना भी पड़ता है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, तो इफ द बॉडी इन द मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर मान के चलिए कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, मान के चलिए एक जैसे एक बस जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो एक घंटे में वो 60 किलोमीटर पार कर रही है, तो हम उसको कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में काम चल रही है। पर मान के चलिए कि एक बॉडी है, इफ द बॉडी ट्रांसफर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंसेस वो डिफरेंट कवर कर रही है। कभी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है बस की, कभी स्पीड स्लो हो जाती है, तो टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा लेकिन उसके डिस्टेंसेस चेंज होते रहेंगे। तो हम जो है उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड भी हम इसी तरह से निकालते हैं। मान के चलिए अब बस जा रही है, अब मान के चलिए कि उसने मथुरा से आगरा सपोज 60 किलोमीटर है, अब 60 किलोमीटर उसने एक घंटे में कवर कर लिया, तो उसने चाहे वो कहीं ब्रेक लगाई हो, कहीं उसने स्पीड अप की हो बस को, या उसने जो है स्लो किया हो या कहीं रोका हो, लेकिन अगर मान के चलिए उसने वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस एक घंटे में कवर कर लिया, तो हम उसकी एवरेज स्पीड यही कहेंगे कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, 60 किलोमीटर पर आवर। चाहे उसकी उसने 100 किलोमीटर पर आवर पे चलाई हो, चाहे वो 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाई हो, लेकिन उसने क्योंकि डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर लिया है, इसका मतलब उसने जो है अपना वो जो है उसका एवरेज स्पीड माना जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंडेड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी आपको पहले भी बताया गया था, रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ दोबारा से कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई बॉडी एक डेफिनेट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। बिकॉज जब डायरेक्शन जुड़ जाता है किसी बॉडी के साथ तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, और उसको हम उसके ऊपर के ऊपर हम जो है एक एरो लगा देते हैं, एक रे का साइन बना देते हैं, एरो ऐसे करके
पॉइंटर बना देते हैं, तो ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिए, इसका ये शो करती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो है डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में, कितना डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड इज समथिंग डिफरेंट एंड वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी को भी हम स्मॉल वी से ऊपर एरो लगा के करते हैं सिंबलाइज, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से, उसके ऊपर भी हम जो है एरो लगा देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इसका एसआई यूनिट सीजीएस सिस्टम के अंदर है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एसआई यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड। ठीक। और अगर अब यहाँ पे भी, इसमें भी हम वेलोसिटी भी जो है, जैसे स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है, ऐसे ही वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म velocity होती है, नॉन यूनिफॉर्म velocity होती है। इफ द बॉडी covers equal displacement in equal intervals of time, its velocity is said to be uniform velocity. But if the body covers unequal displacement in equal intervals of time, then its velocity is said to be नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रही है, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। परंतु वही बॉडी अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम जो है, एवरेज वेलोसिटी को भी हम एवरेज स्पीड की तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम वी के नीचे ए वी छोटा करके लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी करके। तो इसको हम बोलेंगे द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके। तो इसके मैं नोट्स आपको भेजूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, आप उसमें से देख लीजिएगा सब के सब। अब यहाँ पे इसके बाद आपको दिया गया डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। आई एम गोइंग टू सेंड द नोट्स फ्रॉम हियर। फिर हम जो है एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? मान के चलिए कि आपने जो है आप एक साइकिल पे या बाइक पे आप चले जा रहे हैं। साइकिल को चलते रहने के लिए आप क्या करते हैं? आप पैडलिंग करते हैं। अगर आप पैडलिंग नहीं करेंगे तो साइकिल का क्या होगा? वो धीरे धीरे जाके स्लो होती 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 एक जगह पॉइंट पे जाके थोड़ी दूरी पे जाके वो रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको आगे फोर्स नहीं मिला। फोर्स नहीं मिला, तो जो ऐसे एजेंट्स हैं जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो सड़क पे जब कोई भी साइकिल चलती है तो बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होती है सड़क, थोड़ी खुरदरी रहती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करता है मोशन को। ठीक है। दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम स्पीड से कहीं चलते हैं, जैसे बाइक बाइक हम बहुत तेज चला रहे हैं, तो हमारे को क्या लगता है, हमारे को छाती पे से ऐसा लगता है कि हम पीछे, हमको हवा पीछे उड़ा के ले जाएगी। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्सर्ट होता है स्पीड होने की वजह से, वो भी जो है वर्क करता है स्पीड को कम करने में। ठीक है। तो इसीलिए जो है हमको जो है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेशन यानी कॉन्टिन्यूस फोर्स अगर किसी भी बॉडी को नहीं मिलेगा, तो वो कॉन्टिन्यूसली चलती नहीं रहेगी, वो आगे जाके रुक जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स या उनकी फोर्सेस की वजह से, अपोजिट फोर्सेस की वजह से ये हमको रोक देगा। तो इसलिए क्या हो गया, एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद gradually increasing velocity, then the rate of change of velocity of the body with respect to time is called acceleration। यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है और वो ग्रेजुअली अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती जा रही है, समझिएगा ध्यान से कि अपनी वेलोसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो वो इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि हम पैडलिंग कर रहे हैं या हम एक्सेलरेटर से हम उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वो इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे था, मान के चलिए ये पेंसिल रेस्ट पे थी। ठीक है। मैंने इसको फोर्स दिया और मैंने इसको चलाया। अब यहाँ पे चलते समय इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, हम इसको नाप लेंगे। ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड थी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, क्योंकि पेंसिल तो स्टॉप थी। तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस 0, यानी 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इस पेंसिल ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो
2 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड का टाइम लिया उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो है टाइम टेकन डिवाइड डिवाइड कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर हम बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और एसआई यूनिट में इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी एक्सेलरेशन में एक और पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब हो गया, जब हम एक्सेलरेशन, मान के चलिए एक बस चल रही है या स्कूटर चल रहा है या साइकिल चल रही है, साइकिल चलते चलते अचानक कोई आदमी सामने से आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे उसके अंदर। तो जब आपने ब्रेक लगाई तो आपकी साइकिल की रफ्तार, जो कॉन्टिन्यूस रफ्तार थी, वो एकदम से थमेगी। तो जब वो रुक रही है, जब वो साइकिल रुक रही है या मोटरसाइकिल रुक रही है या कार या बस कोई रुक रही है, ये उस समय वो क्या कर रही होती है, वो रिटार्डेशन कर रही होती है। एक्सेलरेशन का अपोजिट काम हो रहा होता है वहां पे, एक्सेलरेशन का अपोजिट काम हो रहा होता है, दैट इज रिटार्डेशन। सो व्हेन द बॉडी मूव्स विद ग्रेजुअली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी एक्सेलरेशन में, और रिटार्डेशन में डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन इज इक्वल टू डिक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और इसका भी जो है जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट है, ऐसे ही सेम जो है इसका भी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में आती है, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में रहता है, और एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटार्डेशन इज ऑलवेज इन नेगेटिव, ओके। और फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो अगर हम जो है टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ जब बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, परंतु अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक हमेशा एक कर्व मिलेगा हमको, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा विद फिगर। अब जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका टाइम वेलोसिटी ग्राफ का, इसका भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। और इसके बाद में जो आपको डेरिवेशंस जो है, यहाँ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस में डेरिवेशंस लगते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बहुत काम आते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूली बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ये सबके सब अच्छे से आपको याद करना है। और उसका डेरिवेशन एक्सप्रेशन जरूर आता है, सेकंड का और थर्ड का ज़्यादा आता है, फर्स्ट वाले का कम आता है, लेकिन फर्स्ट का भी आ सकता है। तो डेरिवेशन मैं आपको इसका नोट्स भेज दूंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकालते हैं इसका। सेकंड हमारा डेरिवेशन है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इसका है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों का डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ के याद करना है, ठीक है, अच्छे से समझ के याद करना है। मैं इसका टेस्ट भी लूंगा, और आज ही आप अपने जो है गूगल क्लासरूम को खोल के उसमें से आप ये नोट्स को पढ़ेंगे ध्यान से, और साथ में मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चंस जो है जितने भी ये नोट्स के ऊपर ही आधारित रहेंगे, वो क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर सकते हैं। अगर इन द केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चन इन गूगल क्लासरूम इटसेल्फ, आप उसी गूगल क्लासरूम के अंदर उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे 3 इक्वेशंस जो न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशंस बताती हैं, इन तीन, अभी ये न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशंस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी 3 इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इन 3 इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से भेजूंगा, उनको समझिएगा किस तरह से जो है कौन कौन सी गिवन चीज़ें हैं, और उन गिवन चीज़ों के हिसाब से हमने कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें फिर मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस बाद में भेजूंगा, अनसॉल्व क्वेश्चंस को आप उन्हीं को करके भेजने की कोशिश करेंगे मेरे को। मैं असाइनमेंट में चेक करूंगा कि आपने वो क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व किए कि नहीं किए। अगर आपका कुछ गलती रहेगा तो आई विल सॉल्व इट एंड सेंड इट टू यू, एंड आई विल टेल यू द वेयर इज द मिस्टेक एंड व्हाट द मिस्टेक यू हैव डन। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फिर दोबारा से ध्यान रखिएगा, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया आपको, कि हमेशा आप जो है पहले गिवन वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन वैल्यूज, और गिवन वैल्यूज लिखने के बाद आप
उन्हीं गिवन वैल्यूज़ के आधार पे आप फार्मूला चूज़ करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला निकाल लगाना है और क्या डेराइव करना है हमको। तो फॉर्मूले में चेंजेस करते हुए उसको हम डिराइव करेंगे और उसका आंसर निकाल के सॉल्व करेंगे। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है इनको, और उस हिसाब से आप इनको सॉल्व करके मेरे को आप भेजेंगे। सो आई वुड लाइक टू एंड द सेशन राइट नाउ ओवर हेयर। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इसका सेकेंड लेक्चर मैं आपको बहुत जल्दी ही पोस्ट करने वाला हूँ। तो उसमें जो है हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, एंड उसके बारे में मैं आपको डीपली समझाऊंगा। ओके, आई फिनिश माई लेक्चर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर फ्रॉम COVID-19. स्टे एट home and don't go anywhere and keep studying. This is a precious time for you. Okay, thank you very much.